हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल और जो टसल चल रहा है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में। सबसे पहले समझते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि असम राइफल के लिए जो दोहरी नियंत्रण संरचना है, यानी कि जो डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको समाप्त करना है या फिर उसको बनाए रखना है। उससे संबंधित जो निर्णय है वो 12 हफ्ते के अंदर ले। ये ऑर्डर पास किया गया था क्योंकि एक पिटीशन फाइल किया गया था बाय असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। इस प्ली में कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी कि दोहरी नियंत्रण संरचना है, ये बहुत ही भेदभावपूर्ण है आर्मी पर्सनल के लिए। इसके अलावा आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में असम राइफल्स का जो नियंत्रण है वो दो मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो क्योंकि मामला जो है वो सैनिकों और पूर्व सैनिकों से संबंधित है, तो इसलिए जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो चाहती है कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। 3 साल से ये मामला जो है वो पेंडिंग पड़ा है। और अगर आप करेंट अफेयर को ट्रैक करते हैं तो आपको याद होगा नवंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रपोजल आया था कि क्यों ना असम राइफल को आईटीबीपी के साथ मर्ज कर दिया जाए। हालांकि उसमें कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हुई, बट ये असम राइफल हमेशा ही न्यूज़ में रहती है रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए इनका कहना है हाईकोर्ट का कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, वेदर इट भी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर उनके सचिव और जितने भी सेना से संबंधित लोग हैं, ये आपस में आए, निर्णय लें और जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो। बात करते हैं कि असम राइफल क्या है। तो असम राइफल वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। अब ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, मिलिट्री, पारामिलिट्री, ये क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका जो काम है वो ये है कि जो इतने भी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था का रख रखाव करना इनका जो मेन काम है वो ये है। और साथ ही साथ जो इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसकी भी ये रक्षा करते हैं। क्योंकि ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है तो इसलिए इसकी मिनिस्ट्री जो है वो है गृह मंत्रालय। और प्रशासनिक और अगर प्रशिक्षण स्टाफ के अलावा इनके पास 63,000 से अधिक जो है वो सैनिक है और कुल 46 बटालियन है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन जो है वो 1835 में हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और इसका नाम जो है वो कछाड़ लेवी रखा गया था उस टाइम पे। इसका गठन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो ऑलवेज रेबल मूड में रहते थे, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए के उद्देश्य से जो है इसको स्थापित किया गया था। फिर 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियन इसके साथ जोड़ के इसका नाम जो है वो असम सैन्य पुलिस बटालियन कर दिया गया। एंड देन 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद इसका नाम जो है बदल के असम राइफल कर दिया गया। और 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ तो उसके बाद असम राइफल का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, संचालन नियंत्रण जो है वो सेना को दे दिया गया। तो प्लीज़ रिमेंबर इसका हिस्टोरिकल नेम। और इसके साथ एक और भी वी कैन से विंग इन इट्स फेदर कि वन ऑफ द ऐसी फोर्सेस हैं जो सारे के सारे वॉर में इनका पार्टिसिपेशन रहा है। अब बात करते हैं यूनिकनेस की कि किस तरह से अलग है। तो ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। पैरामिलिट्री फोर्स 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको कहा प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब प्रोवाइड किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। पर जो डिप्लॉयमेंट होती है, पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र, डिप्यूटेशन, ये सब जो है वो आर्मी के द्वारा देखा जाता है। और इसका जितना भी सीनियर रैंक है, डीजी से लेकर आईजी तक या फिर सेक्टर हेडक्वार्टर तक, ये सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। और साथ ही साथ फोर्स को जो है कमांड किया जाता है बाय लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो आपने देखा कि ड्यूअल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो डिफेंस के पास है। और इसी ड्यूअल कंट्रोल को लेके जो है वो पूरा का पूरा विवाद है। तो विवाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोहरी संरचना को लेके है कि ये एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसका नियंत्रण जो है वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय जो है वो मेनली जो बुनियादी ढांचा है वो प्रदान करती है, जैसे कि नियुक्ति, स्थानांतरण इत्यादि का जो निर्णय है वो सेना के द्वारा लिया जाता है। अब विवाद ये है कि स्वयं जो असम राइफल्स के अंदर और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की ओर से किसी एक मंत्रालय को बल के पूर्व पे नियंत्रण देने जाने की मांग की जा रही है। यानी कि या तो आप इसको होम मिनिस्ट्री के साथ दे दो या फिर आप इसको डिफेंस के साथ दे दो। दोनों को आप दे के रखे हैं, इससे क्या हो रहा है, एक कन्फ्यूजन हो रहा है और अच्छे से ये काम नहीं कर पा रहा। ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है। हालांकि स्वयं जो असम राइफल्स के अंदर एक बहुत ऐसा बड़ा वर्ग है वो चाहता है कि इसका जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो रक्षा मंत्रालय को दे दिया जाए। कारण ये है कि जो सीएपीएफ होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है
और बाकी फोर्सेस की अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में आते हैं तो कुछ चीज़ सैलरी और पर्क्स में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि अगर हम सेना की अर्ली रिटायरमेंट एज की बात करें तो 35 ईयर्स पे भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन सीएपीएफ की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 वर्ष है। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो आर्मी के लोगों को मिलती है, यानी कि मिलिट्री को, पर सीएपीएफ के लोगों को नहीं मिलती। तो इट्स ऑल अबाउट पर्क्स एंड सैलरी, जिसकी वजह से जो है ये चाहते हैं कि इसका कंट्रोल जो है वो डिफेंस को दे दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल तो ऑलरेडी आर्मी के पास है ना। तो जब ये आर्मी वाला काम कर रहे हैं तो इनको जो सैलरी है या फिर जो सुविधाएं हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो होम मिनिस्ट्री वाला क्यों मिले। तो इनका लॉजिक ये है कहने का। अब हम सारे पक्षों को समझ लेते हैं। तो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जो है दोनों के दोनों जो है वो पूर्ण नियंत्रण चाहती है। गृह मंत्रालय का जो तर्क है वो ये है क्योंकि सभी सीमा रक्षक बल जो हैं वो गृह मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण में आते हैं, यानी कि जितने भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी जो है वो एमएचए के कंट्रोल में। मैंने आपको कहा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज टोटल कितने हैं, 6, सारे के सारे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये चाहते हैं कि असम राइफल का भी जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो हमारे अंदर आ जाए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो है वो हम सुरक्षा मुहैया करा सके, एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण मिल सके। गृह मंत्रालय की अगर हम माने तो असम राइफल 1960 के दशक से जो है वो एक निर्धारित कार्य पद्धति पे काम कर रहा है, और मिनिस्ट्री ये चाहती है कि अपने नियंत्रण में लेने के बाद इसकी कार्य पद्धति जो है वो सीएपीएफ के पद्धति के द्वारा जो है विकसित हो, क्योंकि काम तो इनका इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी ये रक्षा प्रोवाइड करते हैं ना। तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी करते हैं तो जितनी सारी अदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हीं के नक्शे कदम पे या गाइडलाइन पे ये भी जो है वो अपना काम करे। तो इनका ये कहना है कि अगर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ जाता है तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फोर्सेज जो हैं, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है वो हमारे अंदर हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प होगा हमारे लिए। पर जो भारतीय सेना है उनका ये कहना है कि जो असम राइफल है वो सेना के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से स्थापित की है हमेशा से ही। और उनका ये भी तर्क है क्योंकि असम राइफल्स हमेशा से ही एक पुलिस बल ना हो कि एक सैन्य बल रहा है, और इसी तरह से इसका डेवलपमेंट भी हुआ है, इसी तरह से इसकी ट्रेनिंग भी होती है, इसी तरह से इसका विकास भी हुआ है। तो इसको जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है वो इसको कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे देना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कंट्रोल जो है एमएचए और या फिर अगर आप किसी और को देते हैं तो ये जो फोर्सेज है उसको कंफ्यूज करेगा, और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो सेना का तर्क ये है कि आप जो है इसको सेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इसको कंट्रोल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज़ एक आर्मी की तरह इसकी ट्रेनिंग होती है, और इन्होंने आर्मी वाले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के साथ ही है, तमाम जो बड़े बड़े पोस्ट है वो आर्मी के ऑफिसर्स इस फिल करते हैं। तो बेटर होगा, ये नेचुरल होगा कि असम राइफल्स को जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ दे दिया जाए। बट जो होम मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो असम राइफल को भी वहाँ दे दिया जाए। ये दोनों का तर्क है। तो निष्कर्ष क्या बनता है? निष्कर्ष ये बनता है कि असम राइफल के नियंत्रण का यह मामला बीते कई वर्षों से इसी प्रकार बना हुआ है। मैंने आपको कहा 3 साल से ऑलमोस्ट। तो सेना को नियंत्रण दिए जाने वाले के समर्थकों के अनुसार क्योंकि असम राइफल के सैनिक भारतीय सेना के जवानों के साथ एक समान परिस्थिति में कार्य करते रहे हैं, इसलिए उनके वेतन भत्तों की सुविधाओं में असमानता के कारण जवान का मनोबल काफ़ी प्रभावित होता है। आई टोल्ड यू अबाउट पर्क्स। तो वही जो गृह मंत्रालय है उनका ये कहना है कि पूर्ण नियंत्रण यानी कि टोटल कंट्रोल अगर उनको मिल जाएगा तो इससे बल की जो कार्य कुशलता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो आ पाएगी, क्योंकि वो जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्देश है उसका पालन किया जाए, और समय सीमा के अंदर रहते हुए मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने आए, बातचीत करें और मामले का समाधान निकालें। दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।